I'm your host रीना गौरव। अगर हम बात करते हैं एक्सप्रेसवेज की तो इन्हें ग्रोथ कॉरिडोर माना जाता है क्योंकि जहां जहां से ये गुजरते हैं वहां वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ रियल एस्टेट बूम जो है वो उसका बाय प्रोडक्ट तो होता ही है। और आज के इस शो में हम बात करेंगे देश के 5 मेजर एक्सप्रेसवेज के बारे में। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं इंफ्रा ब्लॉगर RS लाइव के राजन सिंह। आपको देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लोगों तक पहुंचाना इंटरेस्ट कहां से जागा, अपनी इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। रीना, मैंने 2019 में RS लाइव यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। सच बताऊं, मुझे भी तब इतना आइडिया नहीं था कि ये जाकर एक टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करेंगे हम, और ये पूरा का पूरा हम कंट्री को कवर करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ इंफ्रा के ऊपर था नहीं जिसको आप देख सकते हो, जिसपे आप समझ सकते हो। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ये दोनों एक पैरेलल ही है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो आप रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं। इंडियंस को ये देखना पसंद है कि किस तरीके से देश डेवलप कर रहा है, और देश के डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा रोल होता है, और उसी को हम कोशिश करते हैं दिखाने के, लोगों तक पहुंचाने की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पहलू है एक्सप्रेसवेज। हम आज एक्सप्रेसवेज के बारे में बात करने वाले हैं। और तो आज आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर कवर करते हैं और मैजिक ब्रिक्स जो लगातार रियल एस्टेट पर पूरे देश की अपनी नजर बनाए रखता है, तो सबसे पहले यहाँ पर राजन जी आपसे जानना चाहेंगे, पहले एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं दिल्ली से देहरादून, वीकेंड हुआ नहीं कि दिल्ली वालों को बाहर जाना है और सबसे प्यारा डेस्टिनेशन उनको लगता है देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश। और अगर हम बात करें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जिस तरीके से बन रहा है और सफर महज 2.5 घंटे में हो जाएगा, इसके बारे में जब आपने शुरुआत में इसको कवर किया तब से लेकर अब तक वहां की जो माइक्रो मार्केट्स हैं, वहां पर जो बदलाव हुए हैं, आप उसके बारे में बताएं। तो देखिए, दिल्ली देहरादून आपने जो सबसे पहला एक्सप्रेसवे उठाया है, ये अपने आप में सबसे हॉट टॉपिक है इस वक्त में। देखिए, एक तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा सर्च करने वाला एक्सप्रेसवे इस देश में कोई है तो वो दिल्ली देहरादून ही है। क्यों? क्योंकि एक तो जैसा कि आपने बोला, NCR के लोगों को घूमना सबसे ज्यादा पसंद है। ये नॉर्थ इंडियन के ब्लड में ये बहुत ज्यादा घूमना पसंद करते हैं, ट्रेवलर पसंद लोग हैं, और दिल्ली देहरादून एग्जैक्टली वही करने वाला है। तो इसमें जो लोगों का जो ट्रेवल टाइम है वो तो कम होगा ही। अब लोगों का सवाल आता है कि कैसे मुमकिन हो पाए। ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, ये पूरा एक नया एलिमेंट है, ग्रीन फील्ड का पार्ट है। तो ऑलमोस्ट इसमें से जो 210 किलोमीटर का ये जो एक्सप्रेसवे है, इसमें तो 118 किलोमीटर एक नया पूरा एलिमेंट है। तो जैसे आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास जाते हैं, वहां से 118 किलोमीटर का तो पूरा नया एलिमेंट, वही नया एलिमेंट आपका गेम चेंज करने वाला है, यानी कि टाइम सेव करने वाला। और प्लस मोस्टली जो दिल्ली का भी हिस्सा इन्होंने रखा है NHAI ने, उसमें 2 हिस्से बनाए, एक सर्विस रोड, एक मेन कैंपस पे, जहां पर आप स्पीड को लिटरली आप मेंटेन कर सकते हो। अदरवाइज आप ये कभी सोच नहीं सकते। और इनफैक्ट दिल्ली देहरादून पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बन रहा है, क्योंकि ये राजाजी नेशनल पार्क को क्रॉस कर रहा है, तो वहां पे एलिवेटेड हिस्सा है। तो इसी वजह से एक तो आपका ये टाइम सेव करता है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो ऑफकोर्स जो उत्तर प्रदेश की सरकार भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी रीजन उसमें लगता है, फिर उत्तराखंड लिखता है, तो उनको टूरिस्ट और भी जाएंगे, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। और प्लस रियल एस्टेट में, जैसा कि आपने कहा, तो रियल एस्टेट को भी उसमें फायदा होगा, क्योंकि वो रीजन अगर आप देखेंगे, जहां पर अगर मैं खासकर बात करूं, जहां पर आप लोनी से आगे जब आप जाते हैं मंडोला बिहार के पास, यूपी गवर्नमेंट ने वहां पे एक टाउनशिप भी अनाउंस करी है। सो ऑल बिकॉज ऑफ दिस एक्सप्रेसवे, बिकॉज कनेक्टिविटी जैसे आसान होगी तो फिर लोग जो है वहां पे जाएंगे भी। एक और ग्रोथ कॉरिडोर ऐसा है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसके आसपास हमने बहुत ज्यादा जिसे कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखा है, प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा बड़े हैं। वैसे ही अगर UR2 की बात की जाए तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये किस तरीके से एक ग्रोथ कॉरिडोर साबित होगा? थैंक यू सो मच कि आपने ये सवाल पूछा UR2 का। आधा से ज्यादा जनता को तो ये पता ही नहीं है कि UR2 भी कुछ बन रही है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस को हर कोई जान रहा है, लेकिन UR2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली का जो एरिया है, रिमेनिंग एरिया, मैं उसकी बात करूं, उसको ये कनेक्ट करता है। और ये जो UR2 है, ये सिर्फ इस एक एक्सप्रेसवे नहीं है, ये एक नई सिटी को कनेक्ट करने के लिए एक रोड समझ लिया। क्योंकि दिल्ली मास्टर प्लान जो 2041 आ रहा है दिल्ली का, एक तो वो आखिरी मास्टर प्लान है, क्योंकि उसके बाद दिल्ली के पास लैंड बैंक नहीं बचता, तो वो आखिरी लैंड पैच है जहां पर दिल्ली के पास अवेलेबल है। तो भारत सरकार वहां पर ग्रेटर दिल्ली बना रही है, उसको कनेक्ट करने के लिए ये पूरा एक एक्सप्रेसवे बनाया गया। पहली बात, अभी भी अगर आज की डेट में 2024 में, क्योंकि वो एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा इस साल तक, अभी भी आज की डेट में बोलो तो इम्पैक्ट लोगों को पे आ रहा है उसका। देखिए, एक तो चंडीगढ़ जाना आसान हो जाएगा आपका, पानीपत सोनीपत जाना आसान हो जाएगा। प्लस आपने पूछा कि किन रीजन को वो डेवलप करेगा या कहां पर बूम आ रहा है। जो मैं नाम बोल रहा हूँ, दिल्ली में भी बहुत लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उसका नाम सुना नहीं होगा।
कंझावला, रानीखेड़ा, आप अगर आप नरेला को आप सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया की वजह से जानते थे, लेकिन नरेला का वो एरिया भी है जहां पर सोसाइटीज रहती है। रोहिणी, सबसे बड़ा फायदा रोहिणी को हुआ इसका, क्योंकि रोहिणी में तो आपको पता है वो ऑलरेडी बसावट है, वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे रेसिडेंट्स हैं, वहाँ पे सारी फैसिलिटी आपको मिलती है। इन एरिया में अगर आप अब जाते हैं तो आपको पूरा बदलाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे, और ये एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा महत्व ये है कि एक तरफ ये दिल्ली चंडीगढ़ रोड को कनेक्ट करता है, तो दूसरी तरफ ये कनेक्ट करता है दिल्ली जयपुर रोड को, और सबसे बड़ा ये कनेक्ट करता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। और द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 दोनों एक ही पार्ट है, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, और ये दोनों मिलते हैं यशोभूमि के पास। तो यशोभूमि का जो पूरा एरिया है जो डेवलप हुआ, अभी यशोभूमि जो डेवलप हुआ है वो सिर्फ फेज 1 में डेवलप हुआ। उस एरिया में बहुत सारी चीजें सरकार ने प्लान करके, प्राइवेट डेवलपर्स और बिल्डर्स तो वहां पर आएंगे, लेकिन सरकार ने भी वहां पर यशोभूमि में प्लान कर रखा। और इसी वजह से जब आप सेक्टर 22 द्वारका के पास जाते हैं, सेक्टर 25 जाते हैं, तो वहां पर आपको पूरा एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। नया मेट्रो स्टेशन बना है द्वारका का, सेक्टर 25, वहां पे UER2 भी कनेक्ट हो रहा है, आपका द्वारका एक्सप्रेसवे भी ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको एयरपोर्ट जाना है या आपको सोनीपत जाना है, चंडीगढ़ जाना है। और इनफैक्ट वो जो पूरा रीजन है, आज हम बात कर रहे हैं 20-30 साल बाद उस पूरे रीजन में आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और मैं अगर गलत नहीं हूं तो ट्रस्ट मी, जितना हमें ग्रोथ द्वारका एक्सप्रेसवे पे देखने को मिला ना, उससे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वो दिल्ली का पार्ट है और दिल्ली सबको चाहिए। राजन जी, आप बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग एक्सप्रेसवे की। अगर हम इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसकी लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए है, और जो डिस्टेंस है वो घटकर 14 घंटे से घटकर लगभग 7 घंटे हो जाएगा। बात हो रही है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की। दिल्ली से अमृतसर आप पहुंच जाएंगे 4 घंटे में, और दिल्ली से कटरा आप पहुंच जाएंगे महज 7 घंटे में। तो राजन जी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की, तो इसके साथ एक और चीज जो है वो जुड़ी हुई है, रिलीजियस टूरिज्म। वो लोग जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि वो कौन सी जगह हो जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या जहां पर हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस एक्सप्रेसवे को समझना चाहें। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि एक तो ये ट्रेवल टाइम कम कर रहा है, 14 घंटे और 7 घंटे में बहुत फर्क है। सुन के ही आपके कान खड़े जाते हैं, अच्छा ये कौन सा एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं। और ये सच है, क्योंकि ये जो पूरा अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो कि दिल्ली से कनेक्ट करेगा, एक तो ये भी अगेन ग्रीनफील्ड एलिमेंट है, तो ये नया हिस्सा है। तो एक तो सबसे पहला रीजन यही होगा कि आपका स्पीड मेंटेन कर सकते हो, तो आपका ट्रेवल टाइम कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दूसरा आपने पॉइंट इसमें बोला कि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि रिलीजन से दोनों तरफ से ऐड है, चाहे वो अमृतसर की बात कर ले या कटरा की बात कर ले। तो टूरिस्ट भी उतने ही जाएंगे जितने की एक ट्रेवलर अगर जाना चाहता है जम्मू भी तो भी जाएंगे। और साथ ही साथ इस कॉरिडोर का सबसे बड़ा जो फायदा होगा ना, वो इकोनॉमिक होगा हमारे देश को, क्योंकि इसको इकोनॉमिकल कॉरिडोर बोला जा रहा है। क्योंकि एक तरफ ये पंजाब को कनेक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ जम्मू और दिल्ली, और ये इन तीनों में इकोनॉमिकल जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा होता है। आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लुधियाना, जालंधर, अमृतसर या फिर पठानकोट, इन सब जगहों से आते हैं, जम्मू से आते हैं। एक तो इकोनॉमिकल कॉरिडोर ये हो जाएगा, तो NH जो एग्जिस्टिंग 44 है उस पर लोड भी कम हो जाएगा। तो प्लस इस वाले एक्सप्रेसवे की मदद से आपका टाइम भी बच जाएगा, तो लोगों का पैसा भी सेव होगा, क्योंकि फील्ड बहुत सारा ये सेव करेगा। और आपने पूछा कि रियल एस्टेट या क्या कुछ वहां पर, तो सबसे बड़ा इसमें मुझे लगता है कि 2 पॉइंट है। एक, जो रियल एस्टेट तो है ही इसमें, क्योंकि एक्सप्रेसवे बन रहा है, लेकिन मेजर ये है कि क्योंकि ये टूरिस्ट हब को कनेक्ट कर रहा है, तो इसलिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि NHI बना रही है, नया एक्सप्रेसवे है, तो इसमें हर जगह पर आपको इंटरचेंज मिलेंगे, आपको वे साइड एमिनिटीज मिलेगी, मतलब एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाती है। वहां पर आपको ऐसा नहीं होगा, आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा, आपको फ्यूल स्टेशन मिल जाएगा। तो ये किसी को गूगल मैप या किसी के सहारे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि 25 किलोमीटर में आते हो, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो क्योंकि ये प्लान वे में बन रहा है, तो ये सबसे बड़ा इकोनॉमिकल ग्रोथ होने वाला है इस रीजन में। और इनफैक्ट ये जो अभी तक हमने तीनों एक्सप्रेसवे की बात करी, अगर बेस्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, ये तीनों एक्सप्रेसवे कनेक्टेड है। ये सबसे बेस्ट पॉइंट किया है NHI ने, कि जो एक टाइम पे अटल जी ने एक कहावत कही थी कि नदियों को नदियों से जोड़ो और हाईवे को हाईवे से, वो एक्चुअली में इंप्लीमेंट हो रहा है। तो राजन जी, अभी तक हमने जिन 3 एक्सप्रेसवेज की बात करी, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दिल्ली से कनेक्ट हो रहे हैं। अब एक और एक्सप्रेसवे जिसके बारे में हम जरूर चाहते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता हो, वो है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे। इसकी अगर हम बात करते हैं और इसके आसपास के हम यहाँ पर आपसे खास जानना चाहेंगे, वो छोटी छोटी जगहें जहां पर उनके नाम, जहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग हैं उन्हें फोकस करना चाहिए। धुलेरा, जैसे कि आपको पता है कि एक पूरा एक नई सिटी बना रही है, तो उस सिटी को अहमदाबाद से कनेक्ट करने के लिए जन्म होता है अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे का।
ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ये भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ही है, क्योंकि अहमदाबाद में ही अब आप आएंगे, धुलेरा आना है तो अहमदाबाद आते हैं, उसके बाद आप ट्रेवल करके फिर धुलेरा तक जाते हैं। धुलेरा में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, लेकिन अभी आपको ट्रेवल करने के लिए तो ऑफकोर्स आपको एक एक्सप्रेसवे चाहिए था जहां पे ये जन्म होता है इस एक्सप्रेसवे का। और इस एक्सप्रेसवे ने धुलेरा, जो लोग कहते रहते कि यार धुलेरा से डाउन सा हो गया यार, बहुत मध्यम गति से चल रहा है, इसने उसको ऊपर ला दिया, क्योंकि एक तो उसका कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है, और उस एक्सप्रेसवे पे जो लेन आपको मिलते हैं अभी फिलहाल, वैसे जितने भी एक्सप्रेसवे अभी तक हमने बात की है, जितने भी लेन मिल रहे हैं उस पे, उसमें फ्यूचर प्लान ऐसा है कि उसको डबल किया जा सकता है। तो अगर मैं धुलेरा एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो 6 लेन का है, 3 लेन इस साइड, 1 लेन का सर्विस रोड है उस पे, तो आप उस एक्सप्रेसवे को फ्यूचर में आप 8 लेन या 12 लेन भी कर सकते हो। तो एक तो ये NHAI का फ्यूचर प्लान है, क्योंकि धुलेरा एक सिटी नहीं बन रही है और अहमदाबाद तो ऑलरेडी है, गांधीनगर उसके पास में, तो इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर इम्पैक्ट आया है वो धुलेरा में आया। इसकी वजह से इंटरेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो फिर से जाग गया है। राजन, जिस तरीके से आपने कहा कि इन एक्सप्रेसवेज पर ना सिर्फ इन्वेस्टर्स की बल्कि NRIs की भी नजर रहती है कि वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर वो सोच सकते हैं या फिर वो उस पर पैनी नजर रखते हैं कि कब पैसा लगाया जाए और कब उनका पैसा जो है वो डबल हो जाएगा या फिर वहां पर जो मार्केट रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। ऐसे में एक और इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेसवे जिसके बारे में हम सबसे आखिर में बात कर रहे हैं, और ये वो एक्सप्रेसवे है जो 1 लाख करोड़ की लागत से बन रहा है, और ये ना सिर्फ एक जहां से शुरू हो रहा है और जहां खत्म हो रहा है वहां, बल्कि और भी स्टेट्स को कनेक्ट करते हुए जा रहा है। बात हो रही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, और ट्रैवल टाइम महज 12 घंटे होगा। जब आपने शुरुआत की थी और अब जब आप देखते हैं तो वहां पर क्या वो गेम चेंजर साबित हो रहा है? ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये तो एक मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है और सबसे फेवरेट एक्सप्रेसवे भी है, क्योंकि इस एक एक्सप्रेसवे को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट है, और इनफैक्ट मैंने कवर भी किया और मुझे बहुत पसंद है। अगर आप ट्रेवल भी उस पर करते हो तो आपको फील होता है कि सिर्फ एक एक्सप्रेसवे नहीं है वो, बिल्कुल, वो एक ऐसी लाइफ लाइन है जो कि इस देश के एक नहीं बल्कि 1 से ज्यादा राज्यों को कनेक्ट करता है। आप दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें, दिल्ली से स्टार्ट होता है ये, फिर आप आ जाइए फरीदाबाद, बल्लभगढ़, उसके बाद आप जब एंटर करते हैं नूह और मेवात जैसे एरिया में, जहाँ पे आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है, उस एरिया में जहाँ पर लोग शायद चर्चा नहीं करते थे या जाना नहीं चाहते थे, उससे आप आगे जाइए पिनांग, एक छोटा सा गाँव अलवर का, अलवर, जब उससे अभी आप आगे जाएंगे तो आप उज्जैन, इंदौर, भोपाल की बात कर रहे हैं, उससे भी जब आप आगे इंटर कर जाते हैं तो गुजरात में फिर अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, इन सब जगह की बात कर रहे हैं आप, सूरत, इन सभी को ये कनेक्ट करता है, और फिर महाराष्ट्र में एंटर हो जाता है, और ये उससे पहले भी ये दमन एंड दीव को भी कनेक्ट करता है। तो एक ये एक्सप्रेसवे बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। 1 लाख करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बन रहा है। 12 लेन तक का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो किया हुआ है NHAI ने, लेकिन इसमें मैं एड ऑन पॉइंट बता दूं तो इस एक्सप्रेसवे को 20 लेन तक का भी बनाया जा सकता है। ओके, दैट्स द न्यूज़। तो जब इस पे पूरे ये अपनी पीक में होगा आज से 10-20 साल बाद, तो इसके लेन को एक्सटेंड किया जा सकता है, और प्लस इसमें प्लान ये भी है कि इलेक्ट्रिकल बसेस या इलेक्ट्रिकल ट्रकें चलाएंगे, जिसका कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था। प्रॉपर लेन्स होंगी, उनके लिए लेन होगा, जो आखिरी जो लेन आप देखते हैं वो उनके लिए होगा। बहुत सारी कंपनियां जो स्टार्ट कर चुकी हैं और लग्जरी सर्विसेज आपको मिलती है। प्लस रियल एस्टेट की अगर आप बात करेंगे तो रियल एस्टेट में अगर आप देखें तो उज्जैन, इंदौर, भोपाल, लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। अलवर सबसे ज्यादा, दिल्ली वाले तो अलवर में आजकल, क्योंकि अलवर में पूरा एक, अगर आप देखेंगे तो फार्म लैंड का पूरा एक अचानक से एक आप कहेंगे कि बूम आया। चाहे आप मेवात की भी बात करें, फरीदाबाद आप देख लीजिए कितना बड़ा इम्पैक्ट आया फरीदाबाद में। उसके बाद जब आप इस रीजन में जो गुजरात की बात कर रहा था, अहमदाबाद और वडोदरा तो आप जानते हैं, लेकिन भरूच जैसे रीजन में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। भरूच से आगे जब आप बढ़ते हैं तो सूरत आता है, सूरत में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और पूरा का पूरा, क्योंकि जब आपने बोला कि ये दिल्ली से मुंबई तो चलो आप 12 घंटे पहुंचो, लेकिन उससे जितना भी पहले आप रहोगे वो और भी कम होता जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से अगर आप जाना चाहते हैं अलवर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से अगर आप कवर करेंगे, आप 2 घंटे में दिल्ली से पहुंच जाएंगे। मैं दिल्ली का एकदम महारानी बाग से बोल रहा हूँ, ये कोई सोच नहीं सकता था कि DND से आप 2 घंटे में अलवर पहुंच जाएंगे। इसकी वजह से मुमकिन है। तो इतना ही तो टाइम लग रहा है जितना आप दिल्ली से मान लीजिए चंडीगढ़ जाते हैं, जिस तरीके से लोगों ने चंडीगढ़ में इन्वेस्ट किया, तो वही तो अलवर में होगा। उसके बाद जब आप जाएंगे उज्जैन, जाने का आपका टाइम सीधा 4 घंटा हो गया। तो हमारी कोशिश थी कि हम इंफ्रा ब्लॉगर राजन सिंह से ही जानना चाहें कि जब उन्होंने शुरुआत की और अब वहां पर कैसी तस्वीर बदली है। और जैसा कि आपने भी जाना कि ना सिर्फ RS लाइव के जरिए आप वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलते हुए देख रहे हैं, बल्कि आप ये भी जान रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे वो की पॉइंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे वो की एरियाज हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर
का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको आरएस लाइव जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रहे हैं। तो आई थिंक हम अपने लास्ट सेगमेंट में एंड करने से पहले मैं लोगों को बोलना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स को, जितने भी फॉलोअर्स आपके देख रहे हैं, कि भाई अगर रियल एस्टेट के बारे में जानना ना आपको, तो आप MBTV को फॉलो कर लेना, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है ना जिसमें इन्वेस्ट करना सबका इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए ना ये लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और हाँ, अगर रिसर्च रिपोर्ट जाननी है कि भाई कहाँ पर क्या कुछ आता है, क्योंकि मैं तो आपको वो रिपोर्ट्स बता सकता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ कुछ आ रहा है, कहाँ पर नए रोड्स आ रहे हैं, एक्सप्रेसवे आ रहे हैं, कहाँ पर नई रेलवे लाइन आ रही है, लेकिन रिपोर्ट तो यही लोग बताएंगे। उसके लिए आप magicbrick.com वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो, इनके रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा ना कि आपका टाइम बच जाएगा और फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और हाँ, राइट डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है ना, हमने जो आज ये पूरा एपिसोड किया है, इसमें यही था कि आप राइट डिसीजन राइट टाइम पे ले सकते हो। तो मैंने आपको वो एंगल दिखाया जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और इन्होंने आपको वो एंगल बताया जो कि रियल एस्टेट का है। क्योंकि रियल एस्टेट में, जैसा ही मैंने कहा, इन्वेस्ट करना सबको पसंद है, और अपने देश में तो ये फेवरेट टॉपिक है सबका। दादा दादी नाना नानी यही बोलते हैं, घर लिया नहीं लिया। तो ये पॉइंट जो है आप सॉल्व कर रहे हो, इसके लिए आप MBTV को फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा एक और डिटेल रिपोर्ट आने वाला है जो कि रियल एस्टेट के ऊपर होगा। उसके लिए आप MBTV को फॉलो कर सकते हैं। उस पर एक नेक्स्ट अपडेट जो आने वाला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको रियल एस्टेट के ऊपर क्या कुछ होने वाला है, डेवलपमेंट या क्या कुछ है इन एक्सप्रेसवे के आसपास जो हमने बात करी है, या जिन सिटी की हमने बात करी है, तो उसके लिए आप MBTV को फॉलो कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। एंड लास्ट में, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। यस, और शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।